पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के प्रथम अधिकरण के द्वितीय सूत्र का विचार हम लोग कल प्रारंभ किए थे। प्रथम सूत्र में जगत की रचना स्वतंत्र जड़ से असंभव होने से जड़ प्रधान जगत की प्रकृति नहीं हो पाएगा, इसे रचना अनुपपत्तिश्च इस सूत्र से वेदव्यास जी ने तथा इस सूत्र के भाष्य से भाष्कर भगवान ने बताया। द्वितीय सूत्र में ये बताया जा रहा है कि केवल रचना अनुपपत्ति की बात तो छोड़ दी जाए, केवल जड़ को जगत का कारण मानने पर जगत की रचना अनुकूल प्रवृत्ति भी सिद्ध नहीं हो पाएगी। प्रवृत्तिश्च इस सूत्र में रचना अनुपपत्ति सूत्र से अनुपपत्ति पद की और नानुमानम इस पद की अनुवृत्ति आती है। और ये कहा जा रहा है कि स्वतंत्र दो त्रिगुणात्मक प्रधान है, उसकी महदादि जगत की रचना के लिए रचनानुकूल प्रवृत्ति भी अनुपपन्न होने से महदादि के उपादान कारणत्वेन रूपेण स्वतंत्र जड़ प्रधान का अनुमान नहीं करना चाहिए। प्रवृत्तिश्च नानुमानम ये सूत्र जो होगा और च से अनुपपत्ति का अन्वय करके अर्थ निकलेगा इसका है। इसी प्रकार का अर्थ भाष्यकार भगवान बता रहे हैं अपने भाष्य में। तो प्रवृत्ति और रचना पदार्थ का अलग अलग स्वरूप स्पष्ट करने के लिए पहले प्रवृत्ति का स्वरूप भाष्यकार भगवान ने बताया कि साम्यावस्थानात् प्रच्युति, साम्य अवस्थान से प्रच्युति, यह गुणत्रय की साम्यावस्था प्रधान है और गुणत्रय को साम्य अवस्था से प्रच्युत करके अंगांगी भाव प्राप्त कराना, प्राप्त हो जाए तो माना जाता है कि प्रवृत्ति हो गई। ये साम्यावस्था से प्रच्युति से लेकर के विशिष्ट कार्याभिमुख प्रवृत्तिता, यहाँ तक प्रवृत्ति के ही स्वरूप का वर्णन हुआ। और इस प्रकार की ये तो हुई है प्रवृत्ति, और इससे होने वाला जो कार्य विन्यास वह है रचना। और इस कार्य विन्यास अनुकूल प्रवृत्ति की भी स्वतंत्र जड़ में अनुपपत्ति है। सा
सापि न अचेतनस्य प्रधानस्य स्वतंत्रस्य उपपद्यते, इससे बताया गया। टीका में टीकाकार ने सापि न अचेतनस्य प्रधानस्य स्वतंत्रस्य उपपद्यते, इसके अवतरण में एक अनुमान बताया है। गुणों की जगत रचनानुकूल प्रवृत्ति की सिद्धि नहीं हो पाएगी, अपितु चेतन पूर्वक ही प्रवृत्ति का गुणों में अनुमान करना पड़ेगा। इसके लिए अनुमान बताया था कि गुणानाम प्रवृत्ति चेतन अधिष्ठान पूर्विका प्रवृत्तित्वात् रथादि प्रवृत्तिवत इत्याह सापीति। गुणों की यानी प्रधान की जो जगत रचना अनुकूल प्रवृत्ति है उसे पक्ष बना दिया, और साध्य है चेतन अधिष्ठान पूर्वकत्व, और प्रवृत्तित्व है हेतु, रथादि प्रवृत्ति है दृष्टांत। यत्र यत्र प्रवृत्तित्वं तत्र तत्र चेतन अधिष्ठान पूर्वकत्वं यथा रथादि प्रवृत्तयः। रथादि प्रवृत्तियों में प्रवृत्तित्व है और चेतन अधिष्ठान, अधिष्ठान शब्द का अर्थ है प्रेरणा, चेतन की प्रेरणा पूर्वकत्व भी है। चेतन की प्रेरणा से, चेतन अश्वादि की प्रेरणा से रथादि में गत्यादि रूप प्रवृत्ति हो रही है। ऐसे ये गुणों में भी महदादि की रचनानुकूल प्रवृत्ति का अनुमान किया जा रहा है। तो वो जो प्रवृत्ति है वह कैसे होगी? तो अनुमान मात्र से अतीन्द्रिय अर्थ का निर्धारण करने वालों को तो जैसा देखा जाएगा दृष्ट प्रत्यक्ष में, ऐसा ही अनुमान करना पड़ेगा। तो प्रत्यक्ष रथादि में प्रवृत्ति जो दिख रही है वह चेतन की प्रेरणा से दिख रही है, उसमें चेतन प्रेरणा पूर्वकत्व है। तो इनमें भी गुण में जो प्रवृत्ति होगी मूल में वो अदृष्ट प्रवृत्ति है, और उस प्रवृत्ति में भी चेतन अधिष्ठान पूर्वकत्व का अनुमान किया जाएगा, ये सिद्धांति कह रहे हैं। तो यदि प्रवृत्ति हो रही है तो वो चेतन की प्रेरणा से ही जड़ में प्रवृत्ति हो रही है, प्रधान जड़ है, इसमें तो अविवाद है, कोई विवाद नहीं सांख्य और वेदांती दोनों में। तो अविवादित जड़ जो प्रधान, उसमें यदि प्रवृत्ति वैसी है, प्रधान में प्रवृत्ति हो रही है, तो लोक में दिखने वाली जड़ की प्रवृत्ति जैसे होगी ऐसी ही अनुमान किया जाएगा। तो लोक में चेतन की प्रेरणा से प्रवृत्ति हो रही है, चेतन प्रेरित, तो जड़ प्रधान की भी प्रवृत्ति जगत रचनानुकूल चेतन प्रेरित ही है, ऐसा अनुमान किया जाएगा। और इस अनुमान से ये निश्चित होगा कि केवल स्वतंत्र जड़ जो प्रधान है उसमें प्रवृत्ति की अनुपपत्ति। इस अभिप्राय से लिखा कि सापि न अचेतनस्य प्रधानस्य स्वतंत्रस्य उपपद्यते। सा यानी जगत की रचना के लिए प्रवृत्ति, रचनानुकूल प्रवृत्ति, वह स्वतंत्र अचेतन प्रधान में उपपन्न नहीं होगी। क्यों? तो कहते हैं मृदादिषु अदर्शनात् रथादिषु च। मृदादि तथा रथादियों में प्रवृत्ति नहीं देखी जा रही है। मृदादि तथा रथादि में प्रवृत्ति का आदर्शन ये बता रहा है, स्वतंत्र प्रवृत्ति का आदर्शन ये बता रहा है कि अदृष्ट जो अचेतन स्वतंत्र होगा उसमें भी
स्वतंत्र प्रवृत्ति नहीं होगी चेतन के प्रेरणा के बिना। दृष्टांत में चेतन अनधिष्ठित मृदादि में प्रवृत्ति आदर्शन ये जो बताया उसको घटा रहे हैं नहीं इत्यादि से। नहीं मृदादयो रथादयो वा स्वयं अचेतना संतः चेतनैः कुलालादिभिः अश्वादिभिर्वा अनधिष्ठिता विशिष्ट कार्याभिमुख प्रवृत्तयो दृश्यन्ते। स्वयं अचेतना संत मृदादयः विशिष्ट कार्याभिमुख प्रवृत्तयो न दृश्यन्ते। ऐसा अन्वय करिए। स्वयं अचेतन जो मृदादि या रथादि वे चेतन कुलालादि या अश्वादि के प्रेरणा के बिना विशिष्ट कार्याभिमुख प्रवृत्ति वाले हो गए हो, यानी उनमें कोई प्रवृत्ति सिद्ध हुई हो कार्यानुकूल, ऐसा नहीं देखा जाता। जब चेतन कुलालादि से अधिष्ठित मृदादि होते हैं तो विशिष्ट कार्य घटादि के अनुकूल प्रवृत्ति उनमें दिखती है। ऐसे चेतन अश्वादि से अधिष्ठित रथादि होते हैं तो उनमें गति रूप प्रवृत्ति देखने को मिलती है। का मतलब ये हुआ कि चेतन अनधिष्ठित अचेतन में प्रवृत्ति कार्यानुकूल प्रवृत्ति नहीं होती। तो अचेतन जो प्रधान है उसमें साम्य अवस्था से प्रच्युति रूप गुणत्रय की साम्य अवस्था से प्रच्युत रूप प्रवृत्ति जो महदादि के रचना के अनुकूल है, वह चेतन से प्रेरित हुए बिना कैसे होगी? नहीं हो पाएगी। थोड़ी टीका है। विपक्षे स्वतंत्रे प्रवृत्ति अनुपपत्ति इत्यर्थ। विपक्ष में तो मतलब विपर्य में, यानी ये स्वतंत्र अचेतन में प्रवृत्ति की अनुपपत्ति सिद्ध हो रही है। यानी चेतन अधिष्ठित होता है तभी प्रवृत्ति की सिद्धि होती है। तो चेतन अनधिष्ठित मानेंगे तो प्रवृत्ति की अनुपपत्ति, और प्रवृत्ति ही सिद्ध नहीं होगी। मूल प्रधान को चेतन से अनधिष्ठित मानेंगे तो प्रवृत्ति की अनुपपत्ति होगी। तो फिर उसे जगत का कारण नहीं कर सकते। जैसे कुलालादि अनधिष्ठित मृदादि में घट उत्पत्ति अनुकूल प्रवृत्ति नहीं दिख रही है, तो तब तक उसमें फिर घट ऐसी मिट्टी में, जिस मिट्टी में मृदादि क्या नाम घटादि कार्यानुकूल प्रवृत्ति होती ही नहीं, ऐसी मिट्टी को घट का कारण भी नहीं कहा जा सकता। जो कारण तो वही होगा जो कार्यानुकूल व्यापार से युक्त होगा। तो विपक्षे स्वतंत्रे प्रवृत्ति अनुपपत्ति इत्यर्थ। अब ये जो प्रवृत्तिश्च सूत्र हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि सांख्यों ने जो अपने पक्ष के साधक अनेक हेतु बताए थे, सुख दुख मोहान्वय एक, और शक्तितः प्रवृत्ते एक हेतु था। तो शक्तितः प्रवृत्ते ये जो सांख्यों का हेतु है उसमें असिद्धि दिखाने के लिए ये द्वितीय सूत्र है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, ऐसा कुछ लोग बताते हैं, ये कह रहे हैं। केचित तो भेदानां प्रवृत्ति शक्तिमत्वात् चेतन
अनधिष्ठित अचेतन प्रकृतिकत्वम इति शक्तितः प्रवृत्ति इति लिंगम व्याचक्षते अस्यापि गुणेषु व्यभिचारः। तो कुछ लोग ये बताते हैं कि भेदानाम यानी विकाराणाम, महदादि विकारानाम, ये जो महदादि विकार हैं उनमें प्रवृत्ति की शक्ति है। विकारों में जो प्रवृत्ति शक्तिमत्व है और उस प्रवृत्ति शक्तिमत्व को लेकर के वे अनुमान करते हैं कि भेद यानी विकारों में चेतन अनधिष्ठित अचेतन प्रकृतिकत्व है, ऐसा अनुमान करते हैं। इति शक्तितः प्रवृत्ति इति लिंगम व्याचक्षते। जो सांख्यों का शक्तितः प्रवृत्ति ये एक हेतु है, उस हेतु की व्याख्या ऐसी करते हैं कुछ लोग। आनंदगिरी इनके पहले है। हाँ, दोनों न्याय निर्णय नामक जो टीका है आनंदगिरी जी की, वो आनंदगिरी जी आचार्य जी के समकालीन, आचार्य के शिष्य ही है आनंदगिरी। और ये भामती और भाष्य रत्न प्रभा, ये दोनों टीकाएं न्याय निर्णय के बाद की हैं, दोनों बात की हैं। इसलिए दोनों टीकाओं में न्याय निर्णय का कहीं न कहीं मिलता है मूल। तो केचित भेदानां प्रवृत्ति शक्तिमत्वात् चेतन अनधिष्ठित अचेतन प्रकृतिकत्वम इति शक्तितः प्रवृत्ति इति लिंगम व्याचक्षते। शक्तितः प्रवृत्ति इस हेतु की व्याख्या ऐसी करते हैं कुछ लोग। तो उस हेतु में भी व्यभिचार नामक दोष दिखाने के लिए ये बता रहे हैं ये सूत्र है। अस्यापि, अस्यापि यानी प्रवृत्तितः यानी शक्तितः प्रवृत्ति, इस हेतु में भी, लिंग में भी गुणेषु व्यभिचार, इस हेतु का भी साध्य के साथ गुणों में व्यभिचार है। तो मतलब गुण एक ऐसा स्थल है, विपक्ष, वहां साध्याभाव है, साध्य है, शक्तितः प्रवृत्ति हेतु है, और इसका साध्य है सांख्यों के अनुसार चेतन अनधिष्ठित अचेतन प्रकृतिकत्व, ये साध्य है। तो गुण तो है अनादि सांख्यों के मत में, इसलिए उनमें कोई कारण ही नहीं रहेगा। लेकिन प्रवृत्ति होती है, शक्तितः प्रवृत्ति, ये जो कह रहे हैं कि पदार्थ में जो प्रवृत्ति अनुकूल शक्ति है और शक्तितः प्रवृत्ति, इसको हेतु बनाकर के इसको व्याप्य मान रहे हैं, और इसका व्यापक है चेतन अनधिष्ठित अचेतन प्रकृतिकत्व। यत्र यत्र शक्तितः प्रवृत्ति तत्र तत्र चेतन अनधिष्ठित अचेतन प्रकृतिकत्वम, ऐसी व्याप्ति रहेगी ना उनकी। तो शक्तितः प्रवृत्ति व्याप्य है और चेतन अनधिष्ठित अचेतन प्रकृतिकत्व व्यापक है। और ये नियम होता है कि व्यापक के बिना यदि व्याप्य रहता है तो उसे व्यभिचारी माना जाता है। व्यापक के बिना व्याप्य को नहीं रहना चाहिए। जहां व्यापक का भाव है वहां व्याप्य का अभाव होना चाहिए। तो गुण सांख्यों के गुण अनादि होने से, वे किसी का भी कार्य न होने से, उनमें चेतन अनधिष्ठित अचेतन प्रकृतिकत्व नहीं रहेगा ना, ये तो कार्य में रहेगा। प्रकृति कहते उपादान, चेतन अनधिष्ठित अचेतन है, प्रकृति यानी उपादान कारण जिसका, उसे कहा जाएगा चेतन अनधिष्ठित अचेतन प्रकृतिक। उसमें एक धर्म रहेगा, वो कार्य में रहेगा।
चेतन अनधिष्ठित अचेतन प्रकृतिकत्व, ये कार्य में रहने वाला धर्म है। और उसमें गुण अनादि होने के कारण उसमें धर्म नहीं रहेगा। जो सांख्यों के अनुमान का साध्य है वह गुण अनादि होने के कारण गुणों में नहीं रहेगा, तो साध्याभाववत हो गए गुण। और वहां पर लेकिन महदादि रचनानुकूल प्रवृत्ति हो रही है, तो उस प्रवृत्ति की शक्ति तो इनमें रह रही है ना। तो शक्तितः प्रवृत्ति ये हेतु है, हेतु तो गुणों में रह रहा है लेकिन साध्य नहीं रह रहा है, तो साध्याभाववत वृत्ति हो गया। तो साध्याभाववत वृत्ति हेतु को व्यभिचारी हेतु कहा जाता है। उसमें व्यभिचार नाम का दोष आता है, व्याप्ति नहीं रहती, व्याप्त्याभाव, ये व्यभिचार है। तो इस प्रकार ये बता रहे हैं कि शक्तितः प्रवृत्ति, ये जो सांख्यों का हेतु है वह चेतन अनधिष्ठित अचेतन प्रकृतिकत्व रूप साध्य का व्यभिचारी हेतु है। उसमें व्यभिचार नामक दोष होगा। कैसे व्यभिचार नामक दोष होगा? तो कहा गुणों में। उन्होंने अनादित्व स्वीकार किया है, कार्यत्व नहीं है। कार्यत्व न होने से कार्यत्व का ये जो है चेतन अनधिष्ठित अचेतन प्रकृतिकत्व धर्म नहीं रहेगा उनमें, लेकिन शक्तितः प्रवृत्ति रूप हेतु रह रहा है। साध्याभाव में, साध्याभाव के अधिकरण में यदि हेतु रहेगा तो वह साध्य का व्यभिचारी माना जाएगा, व्यभिचारी हेतु हुआ। ये यहां पर कहा अस्यापि गुणेषु व्यभिचार, टीका में। तो ये जो शक्तितः प्रवृत्ति रूप हेतु है इसका भी गुणों में व्यभिचार ही होगा। आगे है कार्यत्व विशेषणे च विरुद्धता। यदि ये विशेषण देते हैं, हाँ, ये विशेषण देते हैं कार्यत्व रूप विशेषण। वो जो हेतु है ना प्रवृत्ति शक्तिमत्व, उसके साथ एक कार्यत्व भी जोड़ देते हैं। प्रवृत्ति शक्तिमत्वे सति कार्यत्वम, या कार्यत्व विशिष्ट प्रवृत्ति शक्तिमत्वम यत्र यत्र तत्र तत्र चेतन अनधिष्ठित अचेतन प्रकृतिकत्वम, ऐसा यदि कहते हैं तो उस समय विरुद्धता नामक दोष आता है। तो कार्यत्व विशेषणे च विरुद्धता, यदि कार्यत्व विशेषण जोड़ देंगे तो विरुद्धता नामक दोष आएगा। कैसे? तो आगे बता रहा है कि प्रवृत्ति शक्तिमत्वे सति कार्यत्वस्य घटादिषु चेतन अधिष्ठित प्रकृतिकत्वेन उक्त साध्य विरुद्धेन व्याप्ति दर्शनात्। तो व्याप्ति ऐसे इस प्रकार की व्याप्ति घटादि में दिख रही है। घटादि में कार्यत्व है, प्रवृत्ति शक्तिमत्व भी है। तो प्रवृत्ति शक्तिमत्व विशिष्ट कार्यत्व घटादि में है, और उनमें ये देखा जा रहा है चेतन अधिष्ठित अचेतन प्रकृतिकत्व। अचेतन शब्द न लिखने पर भी अपेक्षित है वहां पर। चेतन अधिष्ठित अचेतन मृदादि प्रकृतिकत्व घटादि में देखा जा रहा है। ये प्रत्यक्ष है, कार्यत्व भी उनमें है और प्रवृत्ति शक्तिमत्व भी है, लेकिन चेतन अधिष्ठित अचेतन प्रकृतिकत्व है, चेतन अनधिष्ठित अचेतन प्रकृतिकत्व नहीं है। तो ये जो है उक्त जो साध्य है सांख्यों का, चेतन अनधिष्ठित अचेतन प्रकृतिकत्व, उससे विरुद्ध चेतन अधिष्ठित अचेतन प्रकृतिकत्व के साथ ही व्याप्ति दिख रही है उस हेतु की। प्रवृत्ति शक्तिमत्व विशिष्ट कार्यत्व हेतु कहो या कार्यत्व विशिष्ट प्रवृत्ति शक्तिमत्व हेतु, ये व्याप्य है और व्यापक है चेतन अधिष्ठित अचेतन प्रकृतिकत्व। तो विरुद्धता सिद्ध करना चाहते हैं चेतन अनधिष्ठित अचेतन प्रकृतिकत्व,
और उससे सिद्ध हो रहा कार्य तो हेतु विशेषण जोड़ने पर चेतन अधिष्ठित अचेतन प्रकृतिकत्व, तो जो सिद्ध करना चाहते वो सिद्ध नहीं हो पा रहा। हाँ, इसलिए विरोध हो रहा है। ये यहां पर बता इति, यानी इस प्रकार ये जो दोष है शक्तितः प्रवृत्ति इस हेतु में, या तो व्यभिचार या तो विरुद्धता नामक दोष को दिखाने के लिए प्रवृत्तिश्च ये हेतु है, ऐसा कुछ लोगों का कथन है। प्रवृत्तिश्च इति सूत्रेण ज्ञापितम, इति केचित ऐसा लगाना, ऐसा कुछ लोगों का कथन है। लेकिन भाष्कर भगवान का तो ये कथन प्रतीत नहीं हुआ, इसलिए भाष्कर भगवान ने तो सीधा ये कहा कि अलग अलग दो दोष ये बताएं कि प्रवृत्ति अनुपपत्ति के कारण अचेतन प्रकृतिकत्व जगत में सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि अचेतन से जगत की रचना नहीं हो सकती। तो कहे जगत की रचना तो अचेतन से छोड़ दो, जगत की रचना अनुकूल प्रवृत्ति भी अचेतन में सिद्ध नहीं हो सकती, उत्पन्न नहीं हो सकती। ये द्वितीय सूत्र से वेदव्यास जी बता रहे हैं, ऐसा भाष्यकार भगवान ने कहा। अब फिर ये केचित का मत बता करके भाष्यकार के मत के अनुसार ही टीकाकार आगे वाली व्याख्या प्रारंभ करते हैं। भाष्य में दूसरा वाक्य है दृष्टाच्च अदृष्ट सिद्धि। इसका अवतरण है टीका में, ननु लोके स्वतंत्र अचेतना नाम प्रवृत्ति अदर्शनेपि प्रधाने सा प्रवृत्ति सिद्ध्यतु तत्राह दृष्टाच्चेति। यदि सांख्य इस प्रकार की शंका करते हैं कि लोके स्वतंत्र अचेतना नाम प्रवृत्ति अदर्शनेपि, लोक में भले ही चेतन अधिष्ठित अचेतन में ही प्रवृत्ति दिख रही हो, प्रत्यक्ष में लौकिक प्रमाण से तो, लेकिन प्रधान जो मूल कारण है उसको तो चेतन अनधिष्ठित स्वतंत्र ही जगत बनाने के लिए प्रवृत्त होता है, ऐसा माना जा, स्वतंत्र रूप से ही उसकी प्रवृत्ति मानी जा। ऐसा यदि सांख्य कहते हैं तो सांख्यों की इस आशंका का निराकरण भाष्कर भगवान इन शब्दों से करते हैं, दृष्टाच्च अदृष्ट सिद्धि। कहते हैं जो केवल युक्ति से अनुमान से अतीन्द्रिय अर्थ की सिद्धि करने के लिए प्रवृत्त हो रहे हैं, अतीन्द्रिय अर्थ का निर्धारण करने के लिए जो केवल अनुमान का आश्रय लेते हैं, सहारा लेते हैं, श्रुति का नहीं, उन्हें तो फिर जैसा कोई ना कोई दृष्टांत बताना पड़ेगा ना युक्ति के लिए, तो अनुमान के लिए एक दृष्टांत वाक्य की आवश्यकता होती है। प्रतिज्ञा वाक्य, हेतु वाक्य, दृष्टांत वाक्य, ये तीन तो अनुमान के लिए आवश्यक होते ही हैं। और दृष्टांत तो जैसा लोक में देखा जाता है ऐसा माना जाता है, उभय पक्षी सम्मत होता है। इसलिए अनुमान मात्र से अतीन्द्रिय अर्थ का निर्धारण करने के लिए प्रवृत्त हुए व्यक्ति ये नहीं कह सकते कि लोक में भले ही अचेतन की स्वतंत्र प्रवृत्ति न हो रही हो, किंतु अतीन्द्रिय प्रधान की तो स्वतंत्र प्रवृत्ति मान ली जाए। ये कथन मात्र अनुमान से ही अतीन्द्रिय अर्थ का निर्धारण करने के लिए प्रवृत्त होने वाले व्यक्ति कर नहीं सकते, ये मान नहीं सकते। दृष्टाच्च अदृष्ट सिद्धि, इस वाक्य का अभिप्राय बता रहे हैं टीकाकार। अनुमान शरणस्य तब दृष्टांतम विना अतीन्द्रियार्थ सिद्धि अयोगात इति भावः।
कहते हैं अनुमान शरणस्य तव, सांख्य तव यानी सांख्य से। आप तो कैसे हो, अतीन्द्रिय अर्थ का निर्धारण करने के लिए अनुमान की शरण लेने वाले हो, अनुमान का आश्रय लेने वाले हो। तो अतीन्द्रिय अर्थ का निर्धारण करने के लिए अनुमान मात्र का आश्रय लेने वाले आप बिना दृष्टांत के अतीन्द्रिय अर्थ का निर्धारण कर नहीं सकते, और दृष्टांत के लिए फिर लोक में कोई न कोई उदाहरण बताना पड़ेगा। चेतन की प्रेरणा के बिना ही अचेतन में प्रवृत्ति हो गई हो, ऐसा दृष्टांत बताना पड़ेगा। वो दृष्टांत आपके पास है नहीं। ये अभिप्राय है दृष्टाच्य अदृष्ट सिद्धि का। अब एक उपसंहार वाक्य है भाष्य में, अतः प्रवृत्ति अनुपपत्तेरपि हेतोर न अचेतनम जगत कारणम अनुमातव्यम भवति। जगत रचना अनुकूल प्रवृत्ति की अनुपपत्ति होने से भी अचेतन जगत का कारण है, स्वतंत्र अचेतन, ऐसा अनुमान नहीं किया जा सकता। क्योंकि दृष्टांत कोई नहीं है लोक में स्वतंत्र अचेतन की प्रवृत्ति अनुपपन्न होने से। अतः शब्द का अर्थ है, उसी अतः शब्द के अर्थ को ही स्पष्ट किया, प्रवृत्ति अनुपपत्ते रपि हेतु। इस भाष्यकार भगवान ने स्वयं, भाष्य है ना, तो भाष्य तो स्वयं अपने पद की भी व्याख्या होती है भाष्यात्मक व्याख्यान ग्रंथ में। तो अतः शब्द पूर्व में उपपादित जो प्रवृत्ति की अनुपपत्ति है उसका परामर्शक है। इसलिए भाष्यकार भगवान ने स्वयं ही कहा कि प्रवृत्ति की अनुपपत्ति रूप हेतु से भी, और अपि शब्द जो है वो दृष्टांत के लिए, जैसे रचना अनुपपत्ति से, रचना अनुपपत्ति रूप हेतु से जगत का स्वतंत्र अचेतन कारण का अनुमान नहीं किया जा सकता, ऐसे जगत रचना अनुकूल प्रवृत्ति की अनुपपत्ति रूप अन्य हेतु से भी जगत के कारण के रूप से स्वतंत्र अचेतन का अनुमान नहीं करना चाहिए। ये यहां पर कहा, ननु चेतनस्यापि प्रवृत्ति केवलस्य न दृष्टा इत्यादि सांख्यों की एक शंका है। इसकी अवतरण टीका है, सांख्यों की शंका का बोधक जो भाष्य वाक्य, उसकी अवतरण टीका है, ननु प्रधानस्य प्रवृत्तिम खंडयता चेतनस्य सृष्टो प्रवृत्तिर्वाच्या सा न युक्ता इति सांख्य शंकते ननु इति। सांख्य इस प्रकार की शंका करते हैं। कैसी? तो कहते हैं प्रधानस्य प्रवृत्तिम खंडयता चेतनस्य प्रवृत्तिम सृष्टो प्रवृत्ति वाच्या। अचेतन प्रधान में प्रवृत्ति का खंडन करने वाले, जगत रचनानुकूल अचेतन होने के कारण प्रधान में प्रवृत्ति संभव नहीं है, जगत रचनानुकूल, ऐसा कहने वाले जो वेदांती, उन वेदांतियों को ये बताना चाहिए कि चेतन में प्रवृत्ति जगत रचनानुकूल हो सकती है करके। यदि अचेतन होने से प्रधान में जगत रचनानुकूल प्रवृत्ति नहीं हो रही है तो बताना पड़ेगा वेदांतियों को कि चेतन में जगत रचनानुकूल प्रवृत्ति है करके, ये बताना चाहिए। लेकिन कहते सा न युक्ता, यानी चेतन में भी प्रवृत्ति उचित नहीं है। इस प्रकार की शंका सांख्य लोग कर रहे हैं कि चेतननु चेतनस्यापि प्रवृत्ति केवलस्य न दृष्टा। अचेतन से असंबद्ध
जड़ से असंबद्ध चेतन में प्रवृत्ति कहीं पर भी नहीं देखी गई। शुद्ध चेतन में केवलस्य अचेतनस्य प्रवृत्ति न दृष्टा। केवल अचेतन में केवलस्य चेतनस्य केवल क्या नाम चेतनस्यापि प्रवृत्ति केवलस्य न दृष्टा। चेतन की भी केवल प्रवृत्ति नहीं देखी गई। सत्यम ये तत्, इससे शुद्ध चेतन में प्रवृत्ति की अनुपपत्ति सिद्धांत भी स्वीकार कर रहे हैं। सत्यम ये तत्, इसका अवतरण भाष्य है कि शुद्ध चेतनस्य प्रवृत्ति अयोगम अंगीकरोति सत्यमिति। शुद्ध चेतन में प्रवृत्ति का असंभव ये सिद्धांति भी स्वीकार कर रहे हैं। सांख्यों की जो आपत्ति है उसे इष्टापत्ति के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। मान रहे हैं कि ठीक कह रहे हो, सत्यम ये तदिस्य। तो फिर सांख्य यदि ये कहें कि केवल चेतन में प्रवृत्ति संभव नहीं है और जगत की रचना तो हो रही है और केवल चेतन में प्रवृत्ति संभव नहीं है, तो दो ही तो पदार्थ है, चेतन अचेतन। तो फिर अचेतन में प्रवृत्ति मान लो। पारिशेषात जगत की रचना हो गई है, केवल चेतन में जगत रचनानुकूल प्रवृत्ति संभव है नहीं, ये आप भी कह रहे हो। और जगत की रचना के अनुकूल प्रवृत्ति कहीं ना कहीं माननी पड़ेगी, तो अचेतन में मान लो फिर परिशेष न्याय से। ऐसा यदि सांख्य कहते हैं तो तथापि इत्यादि से उनकी उस शंका का समाधान किया जा रहा है। तो तथापि इत्यादि के अवतरण में वही सांख्यों की शंका है। तरहि केवलस्य अचेतनस्य प्रवृत्ति सिद्धि अन्यथा सृष्टि अयोगात् तत्र आह तो ये तत्राह तथापीति। अच्छा, हम गए भामती में, हम तथापीति। तो तरहि केवलस्य अचेतनस्य प्रवृत्ति सिद्धि, तरहि का अर्थ है केवल चेतन में, शुद्ध चेतन में प्रवृत्ति अनुपपन्न होने से। यदि शुद्ध चेतन में प्रवृत्ति असिद्ध है तब तो अन्यथा क्या अचेतनस्य प्रवृत्ति सिद्धि, तो प्रवृत्ति अचेतन में प्रवृत्ति मान ली जा। क्यों कहते हैं अन्यथा सृष्टि अयोगा। यदि अचेतन में भी सृष्टि नहीं, क्या नाम प्रवृत्ति नहीं मानोगे तो फिर सृष्टि नहीं बन पाएगी। तो सृष्टि की सिद्धि के लिए स्वतंत्र चेतन में प्रवृत्ति, शुद्ध चेतन में प्रवृत्ति संभव नहीं है, तो अचेतन में प्रवृत्ति मान लो। ऐसा यदि सांख्य कहते हैं तो कहते तत्राह, सांख्यों की इस शंका का निराकरण करने के लिए भाष्कर भगवान कहते हैं तथापि चेतन संयुक्तस्य रथादे अचेतनस्य प्रवृत्तिर्दृष्टा न तु अचेतन संयुक्तस्य चेतनस्य प्रवृत्तिर्दृष्टा। ये न तो इत्यादि का तो अलग अवतरण रहेगा, इतना उत्तर है। तथापि चेतन संयुक्तस्य रथादे अचेतनस्य प्रवृत्तिर्दृष्टा। कहते भले ही शुद्ध चेतन में प्रवृत्ति संभव नहीं है, लेकिन स्वतंत्र अचेतन में भी प्रवृत्ति नहीं मानी जा सकती। लोक में प्रवृत्ति देखी गई चेतन संयुक्त अचेतन रथादि में। तो तथापि का अर्थ है शुद्ध चेतन में प्रवृत्ति न होने पर भी, शुद्ध में भी नहीं, क्या नाम शुद्ध चेतन में भी नहीं और केवल जड़ में भी, केवल चेतन में केवल जड़ दोनों में प्रवृत्ति सिद्ध नहीं हुई, जिस कारण से उस कारण से ये माना जा रहा है, देखा जा रहा है प्रत्यक्ष कि चेतन संयुक्त अचेतन में प्रवृत्ति होती है।
रथादि में। अब इस पंक्ति का भावार्थ बताते हैं टीकाकार, तथापि इत्यादि पंक्ति का। केवलस्य चेतनस्य अप्रवृत्तो अपि, तथापि का अर्थ कर दिया। चेतना चेतनयोर मिथः संबंधात सृष्टि प्रवृत्ति इति भाव। केवल चेतन में प्रवृत्ति सिद्ध न होने पर भी चेतन अचेतन के परस्पर संबंध से सृष्टि होती है। क्षेत्र क्षेत्र संयोगात तद्विद्धि भरतर्षभ। क्या है इससे पूर्व में? यत् किंचित जायते सत्वम स्थावर जंगम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा तद्विद्धि भरतर्षभ। जो भी स्थावर जंगम उत्पन्न हो रहा है, यावत संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा तद्विद्धि भरतर्षभ। जो कुछ भी स्थावर जंगमात्मक कार्य उत्पन्न हो रहा है वह क्षेत्र यानी जड़ और क्षेत्रज्ञ चेतन, इन दोनों के संयोग से, संबंध से उत्पन्न हो रहा है। चित जड़ का जो परस्पर संबंध, उसमें प्रवृत्ति होती है जगत रचनानुकूल। उसी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग को ही यहां पर इन शब्दों से कहा कि चेतन संयुक्तस्य रथादे अचेतनस्य प्रवृत्ति दिष्टा, ये कारण है। और ये जो वेदांत सिद्धांत है, केवल चेतन में प्रवृत्ति नहीं, केवल जड़ में प्रवृत्ति नहीं, चेतन संयुक्त जड़ में प्रवृत्ति है। और ये वेदांत सिद्धांत स्थापित करने के लिए पहले सांख्यों के मुख से इसमें दोष बताया जा रहा है, फिर उसका निराकरण होगा, तो ये वेदांत सिद्धांत निर्दोष सिद्ध हो जाएगा। न तो अचेतन संयुक्त से चेतन से इत्यादि जो वाक्य हैं वह वेदांत के इसी सिद्धांत में दोष बताने के लिए है। चेतन संयुक्त अचेतन में प्रवृत्ति होती है, ये जो दो वेदांत सिद्धांत है, इस वेदांत सिद्धांत को टीकाकार कह रहे हैं कि सांख्य सदोष बता रहा है। इमं वेदांत सिद्धांतम सांख्यो दूषयति न तु इति। इमं वेदांत सिद्धांतम यानी परस्पर संबंध से प्रवृत्ति होती है, ये जो सिद्धांत, इस सिद्धांत को सांख्य सदोष बताते हैं। न तु अचेतन संयुक्तस्य चेतनस्य प्रवृत्तिर्दृष्टा। किंतु का तो किम पुनः इसका अलग अवतरण है। न तु अचेतन संयुक्तस्य चेतनस्य प्रवृत्तिर्दृष्टा। सांख्य कह रहे हैं अचेतन संयुक्त चेतन में प्रवृत्ति नहीं देखी जा रही है। इसका अभिप्राय क्या रहा? तो अभिप्राय टीकाकार बताते हैं कि सर्वा प्रवृत्ति अचेतनाश्रया एव दृष्टा। सांख्यों का अभिप्राय है कि लोक में जितनी भी प्रवृत्तियां होती हुई दिख रही हैं वो सब की सब अचेतन आश्रित देखी जा रही है। सर्वा प्रवृत्ति अचेतन आश्रया एव दृष्टा न तु चेतन संबंधेनापि न तु अचेतन संबंधेनापि चेतनस्य कुचित प्रवृत्ति दृष्टा। जो भी प्रवृत्ति लोक में दिख रही है वह अचेतन में ही दिख रही है, अचेतन के संबंध से भी चेतन में नहीं दिखती। यानी प्रत्यक्ष से भी
प्रवृत्ति आश्रयत्वेन रूपेण अचेतन ही सिद्ध हो रहा है। तस्मात् न चेतनात् सृष्टि इत्यर्थ। जिस कारण से लोक में भी भले ही अचेतन के संबंध से, क्या नाम, चेतन के संबंध से प्रतीत हो, लेकिन अचेतन में ही प्रवृत्ति प्रतीत हो रही है। कहीं पर भी अचेतन संयुक्त चेतन में प्रवृत्ति सिद्ध नहीं हो रही है। अचेतन संबद्ध चेतन प्रवृत्ति आश्रयत्वेन प्रतीत नहीं हो रहा है, ये कह रहा हूं मैं। अचेतन ही प्रवृत्ति आश्रयत्वेन रूपेण सिद्ध हो रहा है, दिख रहा, प्रत्यक्ष से ही चेतन प्रवृत्ति आश्रयत्वेन रूपेण सिद्ध नहीं हो रहा है, ऐसा सांख्यों का अभिप्राय है। इसलिए ये माना जाए कि ये इससे ये सिद्ध करना चाह रहे हैं दूसरे वाक्य से, न तो अचेतन संयुक्त चेतन से प्रवृत्ति दृष्टा, यानी शुद्ध चेतन में भी प्रवृत्ति नहीं, अचेतन संबद्ध यानी जड़ संबद्ध चेतन में भी प्रवृत्ति नहीं, जड़ संबद्ध चेतन में भी प्रवृत्ति नहीं है। इसलिए चेतन तो जगत का कारण है ही नहीं, जड़ ही जगत का कारण है। ये नतु इत्यादि से सांख्य वेदांत सिद्धांत को सदोष बता करके सांख्यों का अभिप्राय है। तो सर्वा प्रवृत्ति अचेतन आश्रया एव दृष्टा, लोक में जितनी भी प्रवृत्ति दिख रही है अचेतन आश्रित दिख रही है। न तो अचेतन संबंधे नापि, अचेतन के संबंध से भी चेतन से क्वचित प्रवृत्ति न दृष्टा, चेतन में कहीं पर भी प्रवृत्ति नहीं दिख रही है। तस्मात् न चेतनात् सृष्टि, इसलिए चेतन से सृष्टि, ये जो वेदांत कारणवाद है, वेदांत का वाद है, सिद्धांत है, चेतन कारण है करके, ये उचित नहीं है। ये सांख्यों का अभिप्राय है। तो दो मत सामने आए, चेतन से चेतन को कारण न माना जाए, और सिद्धांत है चेतन कारण है। इन दोनों में फिर मध्यस्थ पूछ रहा है कौन सा ठीक है करके, इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।